हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग सीजीएल मेंस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो 2021 में हुआ है। सीजीएल 2021 का है, 2022 में हुआ है 29 जनवरी को। तो उसकी पहली वीडियो आ चुकी है। ये अगले 20 क्वेश्चन है, 20-20 क्वेश्चन करके 5 वीडियो आएंगी जिसमें 29 जनवरी का पूरा पेपर होगा। और फिर इसी तरीके से 3 फरवरी वाला। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन है, ए बी और सी डी ऐसे व्रत में दो जीवाएं हैं, तो पहले हमें बनाना पड़ेगा एक व्रत, क्योंकि जो कहा है वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये व्रत बनाया और ये इस तरीके से है कि ए डी व्रत का व्यास है। तो ये हमने ले लिया ए और ये ले लिया डी। अब हमने यहाँ से लिया बी, ये हो गया ए बी। ए बी को आगे बढ़ाना है, चलो ए बी इधर ले लेते हैं, ए बी इधर ही आगे बढ़ा लेंगे और ये ले लेंगे हम सी डी। तो ये कह रहा है कि जब ए बी और सी डी को आगे प्रोड्यूस किया जाता है, ए बी और सी डी को ऐसे प्रोड्यूस कर दिया तो ये पी पर मिलती है। ठीक है, और आगे कह रहा है ए बी सी डी को बढ़ाए जाने पर बिंदु पी पर मिलती है एंगल ए पी डी, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये दे रखा है 25, और एंगल डी ए पी ये दे रखा है 39। ठीक है, 39 डिग्री। तो एंगल सी बी डी की माप पूछी है, यानी कि एंगल सी बी डी ये वाला एंगल पूछा गया है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये 39 है, ये 25 है, तो मैं ये वाला एंगल निकाल लूँगा, पहली चीज़। दूसरी, मैं इसको अगर ऐसे मिला देता हूँ तो ये व्यास है। अगर ये व्यास है तो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में बड़ा कोण समकोण होता है। अब जरा ये देखिए कि जिस चाप से ये वाला जो चाप है इससे ये कोण 39 बन रहा है, तो इसी चाप से ये वाला कोण जो बनेगा ये भी 39 होगा। और अगर ये 39 है तो ये 90 माइनस 39 यानी 51 होगा। ठीक है, और अगर ये 51 है तो ये भी 51 होगा, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है, देखते हैं। अब ये 39 प्लस 25 हुआ 64। अगर ये 64 हुआ तो ये पूरा एंगल कितना होगा, पूरा एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमें पूछा कौन सा है, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल अगर पता चल जाए तो काम हो जाएगा, या हमें ये पूरा एंगल पता चल जाए, क्योंकि इसको फिर 180 में से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए इस वाले एंगल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये 39 है, ये 51 है। अब मुझे ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल क्या ये एक्सटीरियर एंगल होगा इस वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल पी डी ए का एक्सटीरियर एंगल ये होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 64। 25 प्लस 39 इज इक्वल टू 64। अब अगर ये 64 है तो ये भी 64 होगा, और अगर ये 64 है तो जब एंगल हम चलेंगे इसको ओ मान लेते हैं, तो एंगल ए बी ओ त्रिभुज त्रिभुज ए बी ओ में देखेंगे हम, तो त्रिभुज ए बी ओ का जो एंगल बाई सेक्टर होगा वो सॉरी क्या बोलते हैं बाय कोण होगा, वो होगा एंगल ए ओ सी। और ए ओ सी की वैल्यू होगी 39 प्लस 64 इजिकल टू 103। इतना ही आएगा, 9 4 13 14, हाँ ठीक है 103। अब जब ये 103 आ गया, ये वाला 103 आ गया और ये 51, तो ये कितना निकला प्लस 51, टोटल हो गया 154। तो इसको 180 में से घटा देंगे, ये आ जाएगा 26। अब देखिए जब ये 26 है तो इसी जो ये चाप से बना हुआ कोण ये वाला है ये, तो इसी चाप से बना हुआ कोण कौन सा है, ये वाला एंगल बी जो पूछा गया है। अगर ये 26 है तो ये भी कितना होगा 26 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर इतने में बेचा गया। देखिए जो 716 रुपये हैं ये 10.5% की छूट देने के बाद है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 89.5। और मुझे पूछा जाता है कि 6.5% की छूट देने के बाद इसे कितने में बेचा जाएगा, यानी कि इस मुझे पूछा गया है 93.5 की वैल्यू। तो कुछ नहीं करना, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 से जाएगा 17×5 = 85 और बचे कितने 4 179, और 5 से ये भी कट जाएगा, ये जाएगा 18×5 = 90 187। ठीक है, और 179 से 17×4 = 68 4 बार जाएगा,
और 187 इंटू 4 7 चौके 28, यानी कि एक ही हमारा ऑप्शन है जिसमें यूनिट डेट 8 हो, 748। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक संख्या है जो इतने इतने से विभाज्य है। देखिए इस तरीके की संख्या को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि 7 5 4 6 2 A 9 7 B और 6। सबसे पहले हमें 9 वाले जो नंबर हैं वो कट कर देने, क्योंकि 72 के फैक्टर होंगे 9 इंटू 8, यानी कि वो संख्या 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 8 से भी डिविजिबिलिटी की फॉलो करनी चाहिए। तो हमें 9 से डिविजिबिलिटी फॉलो कराने के लिए क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इनको उठा देंगे, 7 और 2 9, 5 और 4 9, और ये वाली 9, और हमारे पास संख्या बची 6A 7B और 6। इन 3 अंकों के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें हमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब हमारे पास संख्या रहेगी केवल इतनी। अब हमें यहाँ चेक करना है बी की वैल्यू कितनी आएगी। तो हमने देखा कि ये 64 से भी हम डिवाइड करेंगे, या जो पहला डिविजिबिलिटी होगा 8 से वो 72 होगा, और फिर यहाँ बच जाएगा 16, तब ये डिविजिबल होगा। तो यानी बी की वैल्यू एक तो लेंगे हम 3, और दूसरी जब और आगे चलेंगे तो ये 56 भी डिविजिबल होता है। तो यहाँ 5 लेंगे, तो 5 और 2 7, यानी कि यहाँ लेंगे 7। इसको सॉल्व करके देखना, आसानी से आंसर आ जाएगा। अब हमने 3 लेके इसको सॉल्व किया तो कितना हुआ, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 और ए की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी 5, तब होगा 27। और 27 होने के बाद 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 8 से हो ही गया क्योंकि मैं बी की वैल्यू ले लूँगा 3। तो अब इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं। अंडर रूट, अंडर रूट में 8 इंटू ए यानी 8 इंटू 5 माइनस 4 इंटू बी यानी 4 इंटू 3 इजिकल टू 40 माइनस 12 यानी कि 28, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया है, इसके आधार का व्यास दिया गया है, तो बेलन का 50% आयतन इतने में कितना होगा। ठीक है, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h+r, और इसकी वैल्यू दे रखी है 4092। अब इसमें दे रखा है r बराबर 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम r की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो 2 इंटू पाई इंटू 21/2 h प्लस 21/2 इसमें पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा है इसका, इसका पूछा है बेलन का आयतन, आयतन का भी 50%। तो आयतन क्या होगा, आयतन होता है πr²h। ठीक है, अब πr²h पूछा है तो सीधा सीधा मैं इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। 2 से इसको 2 काट देंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू 21, पुस्तक में h प्लस 21/2 बराबर 4092। इसको इससे काट देंगे 3 बार, और ये आ गया 66, और 66 से ये कटेगा पूरा 62 बार। ठीक है, तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 51.5, या इसको लिख देंगे 103/2। इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 22/7 इंटू r² यानी कि 21/2 इंटू 21/2 इंटू 103/2 इंटू 1/2। क्यों 1/2, क्योंकि इसमें 50% की वैल्यू पूछी गई है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा टोटल 71379 मैंने सॉल्व कर दिया है इसको। ठीक है, और बटे ये आएगा 8। इसको ये 2 से इसको काट देंगे 11 बार, और 7 से ये कट जाएगा 3 बार, और इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इसको जब और आगे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 8 64, बचे कितने 7, 73 यानी 8 9 72, बचे 17, 8 दूनी 16, बचे 1 19 यानी 8 दूनी 16, 8922, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर 66 है। देखिए त्रिभुज एबीसी बनाया हमने एक, ए बी और सी, इसमें एंगल ए 66 है, ये सिंपल 66 दिया हुआ है, एंगल बी 50 दिया हुआ है, बी और सी के समद्विभाजक हैं इसके, और इसके समद्विभाजक हैं जो मिलते हैं पी पर। तो बी पी सी यानी ये वाला एंगल, और पी सी ए यानी कि ये वाला एंगल, इनका आधा पूछा है।
तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 116 तो 64 आएगा, यानी कि ये 32 आएगा और ये भी 32 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। अब अगर ये 32 हैं और ये 25 हो जाएंगे, तो 25 और 32 कितने होते हैं? 57 होते हैं। 57 होते हैं तो ये वाला एंगल कितना बचा? 180 माइनस 57, यानी कि 130 में से 123 कितना बचा? 123, या इसको कर सकते हैं 90 प्लस 33, यानी इसका आधा प्लस 90। तो 123 माइनस 32, यूनिट डिजिट 1 और 12 में से 3 के तो बचे 9। आंसर आ गया हमारा फोर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x की वैल्यू ये दे रखी है तो इसका मान निकालना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें करना नहीं है। इसमें स्क्वायर कर दीजिए आप x का। एक्स स्क्वायर क्यों करना है? क्योंकि इसमें डबल रूट दे रखा है, वो डबल रूट हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस अंडर रूट में 3/2 प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस अंडर रूट में 3/2 माइनस 2 इंटू ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 1 माइनस √3/2। ये स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट में ही रहेगा। ये अंडर रूट में ही रहेगा और इस पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 अंडर रूट में 1 माइनस 3/4 आ जाएगा, और 4 एकम 4, ये आ जाएगा 1/2, 2 माइनस 1/2 इंटू 2। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर की 1 है तो एक्स की भी वैल्यू 1 होगी। कितनी पावर कर लो या कितने रूट ले लो, 1 1 रहता है। अब मुझे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 इजिकल टू, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 में से 1 गया तो 2 बचे। और सॉल्व करेंगे इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2, ये हुआ 4 और ये हुआ 2√3। तो 4 माइनस 2√3, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2 माइनस √3 अपॉन 2 बचेगा नहीं, क्योंकि 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 माइनस √3 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.27 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ऐसी भिन्न है जिसमें ये दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया? y की डेफिनेट वैल्यू दी गई है। y की डेफिनेट वैल्यू क्या दी गई है? 0.0625। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10,000, और इसको 25 से जाएगा 25 बार, और ये जाएगा 400 बार, और फिर 25 से ये जाएगा 16 बार। यानी इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 1/16। बाई की वैल्यू हमारे पास डेफिनेट आ गई 1/16। अब ये कह रहा है कि जब सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है, यानी सबसे छोटा कौन सा है? एक्स, और सबसे छोटा जेड और सबसे छोटा एक्स। जब सबसे छोटे को यानी जेड को एक्स से विभाजित किया जाता है तब वो 9/16 आता है। ठीक है, और जो कि बाई से इतना अधिक है, सॉरी ये बाई की वैल्यू नहीं है, ये बाई से इतना अधिक है। कितना अधिक है? ये बाई की वैल्यू नहीं है, इतना अधिक है। यानी कि इसमें से मैं 1/16 घटा दूं तो मुझे बाई मिल जाएगा। तो घटा दो 1/16, 9/16 में से तो कितना बचा? 8, 8/16, यानी कि वाई की वैल्यू आ गई 1/2। ये मेरे पास वाई की कंफर्म वैल्यू आ गई। अब मुझे अगली इक्वेशन दी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसकी वैल्यू दी है 12 दूनी 24 और 3 27/12, और पूछा है एक्स प्लस जेड की वैल्यू। तो मैं वाई को यहाँ से माइनस कर सकता हूँ, तो माइनस का 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/12 कर दो इसको, 27 में से 6 गए तो 21/12, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/4। ये पहला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ए द्वारा साधारण ब्याज पर इतने, ठीक है देखिए 10% की साधारण ब्याज है और 9100 रुपये का निवेश किया है, तो ये तो इन्वेस्टमेंट है 9100, और इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 910 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए धनराशि ये कितने 3 वर्षों तक मिला है। कितने मिला है? 3 वर्षों तक, यानी 2730 रुपये। अब ये कह रहा है कि बी द्वारा साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए निश्चित राशि का निवेश किया गया, और ये बराबर राशि आई, यानी कि 2730 तो ये हुए प्लस
9,100 रुपये और हुए। तो ये हुआ 30, 7 1 8, 9 2 11,830 रुपये इसको टोटल प्राप्त हुए धनराशि। अब बी ने जो लगाई वो 8% से 5 सालों के लिए, यानी कि 8 इंटू 5 बराबर कितना हुआ 40, और 100 रुपये उसने दिए होंगे, तो उसकी टोटल अमाउंट कितना होगा 140। अब ये वो कह रहा है कि ये जो 11,830 हैं वो 140 के बराबर है। इसका मतलब 11,830 डिवाइडेड बाई 140 इंटू नथिंग, हाँ 100 की वैल्यू मुझे निकालनी है, सिंपल सा है। 14 से इसको डिवाइड कर दो, 14 से जाएगा 14 सत्ते 98, 14 8 112, बचे कितने 112 बचे 63, 14 पंजे 14 चौके 56.5 इंटू 100 बराबर 8450 इसका आंसर आना चाहिए। लेकिन वो 90% पूछ रहा है, इंटू 90/100, 0 से 0, 0 से 0, और 9 पंजे 45, यानी एंड में आना चाहिए 5। तो एक ही आंसर है जिसमें एंड में है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु एक व्यक्ति एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 36% अधिक मूल्य, ठीक है। देखिए 100 वाली वस्तु थी, 36% का उसने मार्कअप किया, 136 लिख दिया, ठीक है। अब वो क्या किया 30% की छूट दे दी। देखिए जब छूट देगा तो पहले तो 100 पे भी छूट मिलेगी और फिर 36 पे भी छूट मिलेगी। तो 100 पे कितने की मिल जाएगी 30 रुपये की, और 36 रुपये पे 30% की छूट यानी कि 10.8 रुपये, ठीक है। तो अब ये जो 36 बढ़ाए थे इसको तुम्हें ऐसे देखना है कि 36 जो बढ़ाए थे उसमें से 30 तो यही कम हो गए, तो कितने बचे 6। लेकिन अभी कम और कितने करने हैं 10.8 और कम करने हैं, तो इसमें 10.8 कम कर देंगे यानी कितना आएगा 4.8 की क्या हो जाएगा LOSS यानी कि लॉस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC है, भुजा AB का मध्य बिंदु M है। देखिए ये त्रिभुज ABC है और इसमें AB का मध्य बिंदु है M, A B और C। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसका मध्य बिंदु है M, ठीक है। और N एक ऐसा बिंदु है जो त्रिभुज ABC के अंदर इस प्रकार स्थित है कि CN एंगल C का समद्विभाजक है। देखो CN जो है इसको यहाँ से कहीं ले लेते हैं और इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, इसको बस समझ लेना कि समद्विभाजक है, एक्चुअल में तो नहीं बना है। CN जो है वो एंगल C का समद्विभाजक है और BN इस पर परपेंडिकुलर है। ये N हमने इसको MN को इससे ऐसे मिला दिया। अब ये कह रहा है कि BC 10 है, ये आपकी 10 दे रखी है और ये 15 दे रखी है, और MN की वैल्यू पूछिए। देखो हमें दो चीज़ जब इस तरीके की पूछी हो तो हमें सिंपल एक चीज़ साबित करनी है कि जो N है वो आपका मिड पॉइंट है। बस इतनी बात अगर आप साबित कर देंगे तो इतनी बात पे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। अब ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा क्योंकि ये लाइन तो सीधी जाएगी, हालांकि मेरे पेन ने थोड़ी टेढ़ी हो गई है लेकिन जाएगी ये सीधी, ठीक है। अब ये सीधी जाएगी, ये एंगल वाई सेक्टर है तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। अब जब आपने पढ़ा होगा दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, यानी ये अल्फा तो ये भी अल्फा। अब ये तो बराबर तो हो गए लेकिन ये साइड भी बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये मतलब एक ही साइड है। अगर एक ही साइड है तो बराबर होगी। अगर ये बराबर हुई तो ये त्रिभुज हो गए सर्वांग सम, ठीक है। अगर ये सर्वांग सम हो गया तो मैं ये कह सकता हूं कि बी एन बराबर होगा एन ओ के। इसको मैं ओ मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, क्या मान लेता हूं ओ, ठीक है। अब ये बी एन बराबर ये क्या है ये है। अगर ये एन ओ और बी एन बराबर है तो क्या मैं कह सकता हूं कि एन मिड पॉइंट है, ठीक है। पहली बात तो मेरी प्रूव होगी कि एन मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है, अब मुझे इस ये जो है ये दूरी अगर पता चल गई तुरंत मेरा आंसर यहाँ से निकल आएगा। तो देखो कैसे पता करेंगे कि यहाँ 90 के सामने कितना है 10 और यहाँ 90 के सामने ये एंगल है वो सॉरी ये साइड है ओ सी। तो 90 के सामने 10 और यहाँ 90 के सामने ओ सी दोनों बराबर होंगी। बराबर होंगी तो क्या ये भुजा 10 होगी, और अगर ये 10 होगी तो ये भुजा कितनी बची 5। ये 5 बची तो इसकी आधी कितनी होगी 2.5। तो एम एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5, ठीक है। इसको बार 2-3 बार देखना, थोड़ा कठिन है समझ में आ जाएगा पर ज़्यादा मतलब कठिन भी नहीं है। देखो
त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और एंगल ए के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु ओ है। देखो त्रिभुज एबीसी बनाया हमने यहाँ, ए बी और सी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एंगल बी और एंगल ए, इनके जो समद्विभाजक हैं ये, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर, ठीक है। बी ओ सी ये वाला जो एंगल है ये 108 है। तो क्या पूछा है, एंगल बी ए ओ पूछा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। देखो ये 108 है, ये क्या होता है 90 प्लस a/2 होगा कि नहीं होगा। ये 108 दे रखा है तो यहाँ से a की वैल्यू 36 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अगर a 36 होगा तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 18, और ये 18 ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या 4 मीटर है। इसके दो वृत्ताकार पृष्ठों को क्षेत्रफलों का योग देखो, रेडियस दे रखी है आपको 4, आर बराबर दे रखा है 4, ठीक है। अब ये कह रहा है बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, इसके वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल का के योग का 3 गुना। वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं यानी ऊपर और नीचे वाले, तो उनका होता है 2πr², और उनका भी 3 गुना यानी कि 6 इंटू पाई इंटू r² यानी कि 16, कितना हो गया 96 पाई। ये जो है वो बराबर है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि क्या होता है 2πr/h, और इसका 2 गुना, 2 इंटू पाई इंटू आर यानी कि 4 इंटू एच इंटू 2, तो 2 दूने 4, 4 चौके 16, तो 16 पाई इंटू एच, ये बराबर है 96 पाई के। तो पाई से पाई कट जाएगा, 16 से ये कट जाएगा 6, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो टंकी की क्षमता या धारिता पूछी गई है, तो यानी कि πr²h, तो पाई इंटू r² यानी कि 16 इंटू एच यानी कि 6, कितना हो गया 96 पाई, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, देखो इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4 को लिखेंगे हम अंडर रूट में 16, 1 माइनस अंडर रूट में 15, और इसका कर देंगे हम ऊपर नीचे गुणा, अंडर रूट में 16 माइनस अंडर रूट में 15 अपॉन अंडर रूट में 16 माइनस, सॉरी प्लस आएगा ये, प्लस अंडर रूट में 15। तो ये तो हो जाएगा a² माइनस b² से 1 हो जाएगा नीचे का, तो एक आंसर आएगा, और ऊपर का हो जाएगा अंडर रूट में 16 प्लस 15, ऐसे सब होते चले जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, अंडर रूट में 16 प्लस अंडर रूट में 15 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है दूसरे वाले में, ये रहा, कहाँ गया, ये माइनस लगा हुआ है, इसीलिए माइनस के 15 अंडर रूट में, और माइनस प्लस के अंडर रूट में 14, सॉरी प्लस जाएगा ये ऊपर, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट में 14, 15 से 15 कट जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा अंडर रूट में 16, और सबसे जो एंड में बचेगा वो बचेगा अंडर रूट में माइनस है, तो माइनस में अंडर रूट में 8। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√2, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 tan थीटा बराबर 2√3 sin थीटा, और थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है। तो देखिए सबसे पहले तो इसी को सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 2√3 साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा से साइन थीटा को काट दो, तो कॉस थीटा को इधर ले जाओ, 2√3 को इधर ले आओ, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3/2√3, और इससे इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा √3/2, जो कि वैल्यू होती है 30 की, यानी थीटा हमारा आ गया 30। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक स्क्वायर 60 प्लस कॉट स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 60। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3, ठीक है, 2/√3 का होल स्क्वायर, और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर अपॉन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे
ये आ जाएगा 4/3 और ये 1/3, इसको टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/3, नीचे करेंगे 1/4 प्लस 3, 4×3 = 12 और 1 13, तो 13/4 आ जाएगा, इसको लिख देंगे 13/4, इसका ऊपर नहीं देता है तो ये आ जाएगा 20/39। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां। 35 नंबर क्वेश्चन है ये एक्चुअल में। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ देखिए, इसको आप करने का तरीका ये है कि मान लीजिए संख्या एक तो ए एक्स हो गई और एक हो गई बी एक्स। एलसीएम निकालेंगे तो क्या ए बी एक्स होगा, क्योंकि जो कॉमन एक्स है तो एक ही बार लेंगे, ए और बी हो जाएगा। जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या एक्स हो जाएगा केवल, क्योंकि एक्स ही कॉमन है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए बी एक्स प्लस एक्स बराबर 512 दे रखा है और ए बी एक्स माइनस एक्स बराबर कितना दे रखा है 496। जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मेरा एलसीएम आ जाएगा, यानी ए बी एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी 504। ठीक है, अब ए बी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी मेरे पास एक संख्या तो है ए एक्स इंटू बी बराबर 504। ए एक्स की वैल्यू रखे 72, तो बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, इसको डिवाइड कर दो 7×8=7, 7 बार। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई 7। अब इसमें से मुझे एक्स ढूंढना है, क्या ढूंढना है, एक्स ढूंढना है। तो इसमें एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, तो इसके जो फैक्टर होंगे 8×9 होंगे, तो या तो 7×8 कर दो 56, या 7×9 कर दो 63। आंसर कौन सा है 56 है, 56 आंसर लगा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि उसी धारिता के दूसरे कप में उनका अनुपात क्रमशः 7:4 है। ठीक है, दोनों कपों की सामग्री बदल देखिए 5:2। अब इन, ठीक है, और दूसरे कप में है, सॉरी इसको थोड़ा सा धीरे धीरे लिखते हैं। देखो एक कप है, इसमें अनुपात है 5:2 और दूसरा है 7:4। धारिता बराबर है, इसका मतलब जितने लीटर का ये है उतने लीटर का ये है, तो फिर 5 और 2 7, यहाँ 7 लीटर हो रहा है, यहाँ 11 लीटर हो रहा है, ये तो गलत बात है। बराबर करो, यहाँ 11 का मल्टीप्लाई, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 55:22 और ये हो जाएगा 49:28। तो 22 और 28 कितना हो गया 25, 55 और 49 कितना हो गया 104। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सॉरी 50 हो जाएगा, ये 22 और 28 50। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 52:25। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या दिया है, इसको उल्टा पूछ लिया गया है, तो ये हो जाएगा 25:52 और ये हमारा सेकंड आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अपनी आय के 35% की बचत करता है। देखिए इस क्वेश्चन को आप अप्रोक्सीमेशन से बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अगर आप अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज करना चाहते हैं तो फिर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो 35% की बचत करता है, यानी इनकम मान लीजिए उसकी 100 है, तो सेविंग्स और एक्सपेंडिचर, सेविंग्स और एक्सपेंडिचर, तो बचत करता है 35% की। हाँ, तो 35 रुपये बचा रहा है, तो एक्सपेंडिचर 65 होगा। अब ये कह रहा है उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होगी, तो इसकी आय होगी 120.1, तो उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, यानी 65×2 = 13, यानी कि 78 हो गई इसकी, जो क्या है ये व्यय, एक्सपेंडिचर इसका हो गया 78। तो वृद्धि सेविंग्स में कितने की हुई देखो 80, यानी कि 42.1। अब ये 42.1 बचा रहा है, पहले कितना बचा रहा था 35। कितने की वृद्धि होगी 7 की, 7.1 की, कितने पे 35 पे। अब ये देखो 35 का 20% तो 7 हो गया, 35 का 20% तो 7 हो गया। अगर ये 20% हो गया तो ये दोनों आंसर तो वैसे ही गलत हो गए। अब ये 0.1 है, कितना है 0.1, और ये भी निकालना है 35 पे, तो क्या 10/35 हो जाएगा, और 35×3 करते हैं तो कितना होता है 10.5, तो इसका मतलब कितना होना चाहिए 3, तो हमारा आंसर आ गया 20.3। ये इसी तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। आप एक्चुअल कैलकुलेशन करने बैठ गए तो क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। एक वस्तु निश्चित मूल्य पर बेची जाती है
इसे इसके मूल्य पे इतने पर देखो, मान लीजिए कुछ मूल्य पे बेची जाती होगी, तो मैंने 33 से 1/3% देखा, तो मुझे यहाँ से 1/3% की फ्रैक्शन याद आई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो पहले 3 रुपये बेची जाती थी, लेकिन अब इसके 33 से 1/3% में बेची जाती है। इसका मतलब अब 1 रुपये में बेची जाती है, क्योंकि 33 से 1/3% की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 1/3, और 3 का 33 से 1/3% कितना होता है, 1 होता है। तो अगर कोई वस्तु पहले 3 रुपये में बेची जा रही थी, तो अब वो 1 रुपये में बेची जाएगी। इसका मतलब क्या है, वो अब 33 से 1/3% पे बेची जाती है। तो 33 से 1/3% की हानि होती है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, तो 3 रुपये पे 1 की हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 रुपये पे 1 का लॉस हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है 2 के बराबर है, और इसका एक्चुअल प्राइस 3 है, लेकिन ये बेच इस 3 में रहा था। तो अब मुझे ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2 तो मुझे बराबर करने पड़ेंगे, क्योंकि 1 और ये 2 एक जैसे तो नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा ऊपर, 1 का नीचे। तो अगर ये वस्तु 2 रुपये की बिच रही है, तो इसका जो एक्चुअल प्राइस था वो कितना था, 6। और अब वो एक्चुअल प्राइस 3 था, और ये 2 रुपये में बिक रही है। अब ये बराबर हो गया। तो क्या पूछा है, यदि उसके विक्रय मूल्य का 80% में बेचा जाता है, यानी ये इसका सेलिंग प्राइस था, और इसका 80% कितना होगा, 4.8। अब ये कह रहा है कि इसके 80% में बेचा जाता है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1.8 का। कितने पे, 3 पे। सीधा सीधा दिख रहा है कितना परसेंट है, 60% इंटू 100, 60%। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं। a+b+c = 1 है, ये दे रखा है। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लो, AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर होता है a + b + c, दूसरे कोष्टक में a + b + c का होल स्क्वायर -3ab + bc + ca। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखाया, क्योंकि इसमें आपको जब AQ + BQ + CQ - 3ABC का फॉर्मूला याद करते हैं, तो उसमें आपको मिलता है a² + b² + c², और ये अलग से निकालना पड़ता है। अब इस फॉर्मूले को जब आप यूज करेंगे, तो ये अलग से नहीं निकालना पड़ेगा। अब इसमें पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। आपको इसका मान निकालना है, इस वाले का। तो इसको मान लीजिए आप x - 3 इंटू ABC, यानी कि प्लस के 120 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 40 है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इजिकल टू a + b + c 1 होता है, 1 दिया गया है मतलब, और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, -3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, 22, वो भी माइनस के, तो ये भी प्लस का हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 67। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 120 माइनस के और प्लस के 67, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 53। ये हमारा आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई, तो राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल है, पहले 100 रुपये की वस्तु बिक रही थी, अब वो बिक रही है 80 की, 20% की कमी कर दी, क्या कर दी, माइनस के 20%। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसके जो सेलिंग है उसमें 100 था, 100 + x हो गया, और जिससे हुआ क्या कि जो पहले जो वस्तु बिक रही थी वो अब हो गई 125 रुपये की। ठीक है, अब मुझे यहाँ ऐसी वस्तु ऐसी संख्या लेके आनी है जिसका इसमें गुणा करने पर 125 आना चाहिए, और वो फिर परसेंट में भी निकालनी है। तो देखिए कितना है ये है 45। कितना है, 45 का डिफरेंस है कितने पे, 80 पे। तो 100 पे मुझे निकालना है, 0 से 0, तो 450/8, तो ये जाएगा 8 पंजे 40, बचे कितने 50, 8 छक्के 48, 56.25। ये थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सारे 20 क्वेश्चन थे। आपको, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी क्वेश्चन कठिन था, सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे। बस एक क्वेश्चन था जो समझने लायक था, जो आपको समझना था। हाँ, इस क्वेश्चन में जो था, पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको 21वां कराया था, इसमें ये था कि आपको बोला था कि CD को बढ़ाना है,
और अक्सर करके लोग मतलब क्या करना है, क्या करते हैं कि सी को जो है वो इधर की साइड में ले लेते हैं। जो सी और डी जो है उनमें डी तो यहाँ ले लेंगे, क्योंकि बढ़ाने के लिए डी यहाँ ले लेते हैं और सी यहाँ ले लेते हैं, तब इसको सी डी को इधर उल्टा एक्सटेंड कर देते हैं। अक्सर करके क्वेश्चन में ये गलती भी आती है और वो उल्टा ही एक्सटेंड होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो गलती नहीं थी और इस क्वेश्चन में वो सही था और उल्टा एक्सटेंड ना हो करके जो प्रोड्यूस किया गया था वो सीधा ही प्रोड्यूस किया गया था। अगर जिसने भी ये उल्टा प्रोड्यूस किया होगा तो उसका ये क्वेश्चन फंसा होगा, उसे लगा होगा ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।